स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तो काव्य कारण के विचार में आचार्य जगन्नाथ प्रतिभा को काव्य का मात्र कारण मानते हैं और उस प्रतिभा के कारण के रूप में व्युत्पत्ति अभ्यास को स्वतंत्र कारण मानते हैं और अदृष्ट को स्वतंत्र कारण मानते हैं। तो समुदाय कारणता को लेकर के पूर्व पक्षी जो है वह अपने प्रश्न कर रहा है और उनका समाधान आचार्य दे रहे हैं कि क्यों इन तीनों के समुदाय में प्रतिभा की कारणता नहीं मानी जा सकती, क्यों स्वतंत्र रूप से प्रतिभा के प्रति व्युत्पत्ति अभ्यास को और अदृष्ट को कारण मानना युक्ति संगत है। ऐसा विमर्श अभी हम कर रहे हैं। तो वहां पर अब दूसरा मत देते हैं। पहला मत तो ये दिया कि केवल अदृष्ट से ही प्रतिभा की उत्पत्ति हो सकती है, वहां पर व्युत्पत्ति अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती है। और दूसरा मत ये है कि व्युत्पत्ति अभ्यास मात्र से भी, क्योंकि यदि स्वतंत्र कारणता है तब तो दोनों कारणों से कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, कारणांतर निरपेक्षतया। तो आपने पहले जो पाठ था उसमें आपने जाना कि अदृष्ट से ही प्रतिभा की उत्पत्ति हो जाती है, वह व्युत्पत्ति अभ्यास की अपेक्षा नहीं करता है अदृष्ट। अब बता रहे हैं कि व्युत्पत्ति अभ्यास भी अदृष्ट नैरपेक्षेण प्रतिभाम उत्पादयतः, व्युत्पत्ति अभ्यास भी प्रतिभा को उत्पन्न कर सकते हैं अदृष्ट के बिना ही। वो अब यहाँ से पाठ चलेगा। देखिए, नापि केवलम अदृष्टमेव कारणम इत्यपि वक्तुम युक्तम इत्यपि शक्यम वदितुम इति न शक्यम वदितुम। क्या नहीं बोला जा सकता? तो बता रहे हैं कि केवलम अदृष्टमेव प्रतिभा कारणम, केवल अदृष्ट ही प्रतिभा का कारण है, व्युत्पत्ति और अभ्यास नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। इसमें क्या युक्ति है? तो बोलते हैं कियंचित कालम काव्यम कर्तुम अशक्नुवतः जनस्य, ठीक है, कथमपि संजातयोर व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभायाः प्रादुर्भावस्य दर्शनात्। ठीक है, शक्ली धातु है, उसे क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, षष्ठी के एक वचन में रूप बनेगा शक्नुवतः अशक्नुवतः, न शक्नुवतः अशक्नुवतः, अर्थात असामर्थ्यवतः। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के प्रारंभ काल में कविता करने में असमर्थ थे, लेकिन कवियों के साथ बैठते रहे, सहृदयों के साथ बैठते रहे, काव्य की समीक्षा करते रहे, कवियों से शिक्षा प्राप्त करते रहे और उस शिक्षा के बल पर उन्होंने अभ्यास प्रारंभ किया कविता लिखने का। तो जीवन के तृतीय काल में अथवा तुरीय जो काल है जीवन का, उसमें वो कविता लिखना सीख जाते हैं और अच्छी कविता करने लगते हैं। वही बता रहे हैं किंचित कालम काव्यम कर्तुम अशक्नुवतः, अपने जीवन के कुछ काल तक जो काव्य नहीं कर सकता ऐसा मनुष्य के भी कथमपि संजातयोः, जिस किसी प्रकार से भी मान लीजिए उसकी प्रतिभा ये व्युत्पत्ति और अभ्यास उत्पन्न हो गए, माने सिद्ध हो गए, उसने ज्ञान भी लिया, व्युत्पत्ति भी आ गई, विलक्षण व्युत्पत्ति भी आ गई और अभ्यास भी किया कविता का, तो प्रतिभायाः प्रादुर्भावस्य दर्शनात्। तो इस प्रकार के जो व्युत्पत्ति अभ्यास हैं उस मनुष्य के, उस व्युत्पत्ति अभ्यास के होने पर भी, सप्तमी का ये द्विवचन है ये, माने व्युत्पत्त्यभ्यासयोः सतोः प्रतिभायाः प्रादुर्भावस्य दर्शनात्। तो इस प्रकार के जो व्युत्पत्ति अभ्यास हैं उनसे भी प्रतिभा का प्रादुर्भाव देखा जाता है। इसीलिए नेदम शक्यम वदितुम यत् केवलम अदृष्टमेव प्रतिभा कारणम, अदृष्ट ही प्रतिभा का कारण है ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं जिनके तुरीय काल में जीवन के अथवा तृतीय काल में प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास के सिद्ध हो जाने से प्रतिभा हो जाती है और कार्य करने लगते हैं। ठीक है, एतदस्ति आचार्यस्य वाक्यम पक्षांतरम
अत्र पूर्वपक्षी किम आशंकते इति अग्रे आचार्यः उपनिबध्नाति ग्रंथे पश्यन्तु। तत्रापि अदृष्टस्य अंगीकारे प्रागपिताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः। बोलते हैं देखिए कि कोई दिक्कत नहीं है, समुदाय कारणतावादी बोल रहे हैं कि देखिए जब व्युत्पत्त्यभ्यास से प्रतिभा का उदय हो रहा है, आपके जो कथन हैं उस समय भी, क्योंकि देखिए अदृष्ट का दर्शन तो होता नहीं है, तो वहां पर भी माने तुरीय काल में भी यदि किसी की प्रतिभा और प्रतिभा जो है वो व्युत्पत्ति और अभ्यास से अगर सिद्ध हो रही है तो वहां पर भी अदृष्ट को मान लीजिए। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि वहां पर अदृष्ट है ही नहीं, व्युत्पत्ति अभ्यास से ही प्रतिभा सिद्ध हो रही है ना। तत्रापि अर्थात व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम उत्पन्नायाम प्रतिभायामपि, व्युत्पत्ति और अभ्यास से जो प्रतिभा उत्पन्न हुई है उस प्रतिभा में अदृष्ट की भी कारणता मान लीजिए, क्या समस्या है। तो बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी, अदृष्ट से तो पहले ही प्रतिभा का उदय हो जाता। पता चले व्यक्ति 50 साल में जाकर के कविता लिख रहा है, व्युत्पत्ति अभ्यास जब उसको सिद्ध हुए तब उसने कविता लिखना प्रारंभ किया। तो अगर आप जो कह रहे हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर जो कह रहा है कि वहाँ पर भी अदृष्ट को कारण मान लीजिए प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ, तो अगर व्युत्पत्ति अभ्यास के साथ अदृष्ट वहाँ भी कारण है तो ये तो अदृष्ट पहले भी था, व्युत्पत्ति और अभ्यास की सिद्धि से पहले भी था, बाल्यावस्था से था, तो पहले प्रतिभा की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई। प्रतिबोधयः पूर्वं कथम नाभवत, वही बोल रहे हैं प्रागपि ताभ्याम, ताभ्याम अर्थात व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम तस्याः प्रसक्तेः, उसकी उत्पत्ति आपत्ति आएगी पहले, जो कि पहले क्योंकि उत्पन्न तो हुई नहीं प्रतिभा, प्रतिभा तो अब उत्पन्न हुई है जब व्युत्पत्ति अभ्यास हुए हैं। तो अगर आप अदृष्ट को कारण मानते हैं तो प्रतिभा के उदय होने की उनसे पूर्व में ही आपत्ति आती है, जो कि प्रतिभा का उदय नहीं होता है। तो अगर अदृष्ट कारण है तो पहले ही प्रतिभा का उदय हो जाना चाहिए था, है ना। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखिए पहले जो उदय है वो इसलिए नहीं हुआ कि प्रतिभा का कोई बलवत प्रतिबंधक उपस्थित हो गया था, है ना। अब देखिए जो अदृष्ट था ना, दुरदृष्ट जो था वो प्रतिबंधक के रूप में उपस्थित हो गया था, तो इसीलिए पहले अदृष्ट के होने पर भी प्रतिबंधक अदृष्ट के कारण प्रतिभा का उदय नहीं हो पाया। जैसे ही वो व्युत्पत्ति अभ्यास हुए सिद्ध, उन व्युत्पत्ति अभ्यास से क्या हुआ, जो दुरदृष्ट था प्रतिबंधक के रूप में उसका नाश हो गया और प्रतिभा उत्पन्न हो गई। देखिए पूर्व पक्षी की यहाँ पर मति देखिए क्या बोल रहे हैं। जगन्नाथ बोलते हैं कि अगर अदृष्ट कारण है तो इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी प्रतिभा के उदय में, इससे पहले ही प्रतिभा की उत्पत्ति हो जाती। तो बोल रहे हैं पूर्व पक्षी कि नहीं, पहले प्रतिभा उत्पन्न इसलिए नहीं हुई कि अदृष्ट के साथ साथ जो दुरदृष्ट था उस व्यक्ति का, वह प्रतिभा के प्रतिबंधक के रूप में उपस्थित हो रहा था, और जब उस व्यक्ति के व्युत्पत्ति और अभ्यास सिद्ध हुए तब जाकर के वो दुरदृष्ट जो था, प्रतिबंधक जो था, वो समाप्त हो गया और अदृष्ट व्युत्पत्ति अभ्यास से मिलकर के प्रतिभा की उत्पत्ति हो गई, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। अब आगे बताते हैं, न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबंधकम अदृष्टांतरम कल्प्यम इति वाच्यम न वाच्यम। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए, अगर पहले प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हुई है तो कि वहाँ पर कोई प्रतिभा का दूसरा प्रतिबंधक, जो प्रतिबंधक था ऐसा अदृष्ट उपस्थित हो गया था, उसकी कल्पना कर लीजिए प्रतिबंधक की, इसीलिए प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हुई पहले। जब व्युत्पत्ति अभ्यास हुए तो प्रतिभा उत्पन्न हो गई प्रतिबंधक का नाश हो जाने से। तो कहते हैं तादृशानेक स्थलगता दृष्ट कल्पनापेक्षया। अब आपको क्या करना होगा, ऐसे अनेक कवि देखे जाते हैं जो बचपन से कविता नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के 20 या 30 साल बाद या 35-40 साल बाद वो कविता लिखने लगते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो विलक्षण प्रतिभाएं बहुत कम हैं जो
बचपन से कविता लिखते हैं, है ना, जिनका अदृष्ट से ही प्रतिभा का उदय हो गया और बाल्यादेव तेषां कवनं प्रारब्धं भवति, तथा भूताः अल्पीयांसो जनाः भवन्ति, भूयांसः जनाः के भवन्ति, ये जीवनस्य द्वितीये तृतीये चतुर्थे वा वयसि कवितां कर्तुं प्रारभन्ते। ऐसे लोग ज़्यादा हैं। तो बोल रहे हैं आचार्य कि देखिए, अगर आप इस प्रकार से प्रतिबंधक अदृष्ट, दूसरे अदृष्ट की कल्पना करेंगे तो आपको अनेक स्थलों में तादृश अनेक स्थलगत अदृष्टकद्वय कल्पना कर्तव्या भवति। तो आपको ऐसे अनेक स्थलों पे दो दो अदृष्टों की कल्पना करनी होगी। इसमें गौरव कितना होगा, है ना। तो इसकी अपेक्षा आप क्या, और फिर भी आप व्युत्पत्ति अभ्यास को तो मान ही रहे हो, है ना। प्रतिबंधक के नाशक के रूप में व्युत्पत्ति अभ्यास को तो मान ही रहे हो आप, नहीं तो फिर वो जो दुरादृष्ट है उसका नाश कैसे होगा, वो तो बैठा रहेगा प्रतिबंधक बन करके प्रतिभा का। तो उसके प्रतिबंधक के नाशक के रूप में व्युत्पत्ति अभ्यास को आप मान ही रहे हो। तो इसकी अपेक्षा दो दो अदृष्ट मानने की अपेक्षा ऐसा कीजिए ना, स्वतंत्र कारणता मान लीजिए, तृणारणी मणि की तरह बन्नी के प्रति। तो जब हम स्वतंत्र कारणता मान लेंगे तो ऐसी अपेक्षा ही क्यों करनी है कि यहाँ पर अदृष्ट हो, है ना। वही कह रहे हैं कि अदृष्ट द्वय कल्पनापेक्षया क्लिप्त व्युत्पत्त्यभ्यासयोः, क्लिप्तम नाम सिद्धम, ठीक है, क्लिप्त माने सिद्ध, क्लिप्त पदार्थो सिद्धः, पदार्थः सिद्धः। तो क्लिप्त व्युत्पत्त्यभ्यासयोः, क्लिप्तयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः, सिद्धयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभा हेतुत्व कल्पने लाघवात्। सिद्ध जो व्युत्पत्ति और अभ्यास हैं उनमें ही पृथक कारणता मान लेने पर, किसकी कारणता, तो प्रतिभा की कारणता मान लेने पर, प्रतिभा हेतुत्व मान लेने पर लाघव होगा। क्योंकि पूर्व पक्षी के अनुसार भी व्युत्पत्ति अभ्यास तो मानना ही पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों करना है, कारण में गौरव क्यों करना है, और आप भी कल्पना ही कर रहे हो। तो फिर ऐसा कीजिए ना कि अदृष्ट की स्वतंत्र कारणता मानिए और व्युत्पत्ति अभ्यास की स्वतंत्र कारणता मानिए। व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य प्रतिभा के प्रति अदृष्ट को बलात् कारण मानने पर समस्या ये होगी कि वहाँ पर आपको दूसरा भी दुरदृष्ट मानना पड़ेगा, जिसके कारण प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, वो प्रतिबंधक के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो रहा था। तो ये जो कल्पना है इयं गुर्वी कल्पना भवति। अतः तादृश कल्पनापेक्षया स्वतंत्रयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोरेव प्रतिभा हेतुत्व कल्पने लाघवमस्ति इति कृत्वा तथा मन्यामहे। अस्तु, इस प्रकार से अतः प्रागुक्त सरणिरेव ज्यायसी, अर्थात श्लाघीयसी, साधीयसी। हमने जो सरणी बताई है तो प्रागुक्त सरणी का तो सा सरणिरस्ति यत् प्रतिभायाः कारणता अदृष्टे स्वातंत्र्येण कल्पनीया, पुनः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः स्वातंत्र्येण कल्पनीया, न हि व्युत्पत्त्यभ्यासौ प्रतिभाम् उत्पादयितुम् अदृष्टम् अपेक्षेते, न च अदृष्टं प्रतिभाम् उत्पादयितुं व्युत्पत्त्यभ्यासौ अपेक्षते। एवं स्वातंत्र्येण उभयत्र प्रतिभा कारणतां कल्पयन्तु इति अस्माकं सरणिरस्ति, सा एव सरणिः ज्यायसी अस्ति। अस्तु, वही जो सरणी है, वही जो रीति है, वह अधिक युक्त प्रतीत होती है। इस प्रकार से आचार्य जगन्नाथ यहाँ पर बताते हैं। अब व्यभिचार शंका करता है पूर्व पक्षी कि देखिए, आपने तो ये बोला है कि स्वतंत्र भले कारण हैं, ठीक है, लेकिन अभी कार्यतावच्छेदक कोटि में हमने मान लीजिए अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश नहीं किया है, ठीक है, उसको लेकर के शंका हो रही है कि देखिए, आपने तीन कारण माने, व्युत्पत्ति, अभ्यास और अदृष्ट प्रतिभा के प्रति। अब प्रतिभा तो एक ही है, तो जहां अदृष्ट से प्रतिभा उत्पन्न हो रही है वहां पर
जो अब ये तो आपको पहले बता दिया है कि स्वातंत्र्येण कारणता है, लेकिन इसको ऐसे समझिए, अभी तक आचार्य ने यहाँ पर निरूपण तो किया नहीं इस चीज़ का, तो इसको मान करके ही पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है और यहाँ पर आचार्य बताएंगे कि किस प्रकार का परिष्कार करना है कार्य कारण भाव में। ठीक है, तो वो असामान्य मान करके प्रश्न हो रहा है यहाँ पर कि देखिए प्रतिभा एक सामान्य कार्य है, उसके प्रति आपने 3 कारण माने, अदृष्ट, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इदानीम अदृष्टम प्रतिभाम उदपादयत, अदृष्ट ने प्रतिभा को उत्पन्न किया, तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासौ नस्तः, वहां पर व्युत्पत्त्यभ्यास नहीं है, तो सकल कारण सामग्री तो उपस्थित नहीं हुई, प्रतिभा की जो कारण सामग्री है ना, वहां पर तो एक ही कारण उत्पन्न हुआ प्रतिभा का जो कि अदृष्ट है, लेकिन प्रतिभा तो उत्पन्न हो जाएगी वहां पर भी। तो कारणाभाव में भी कार्य की उत्पत्ति होना ये होता है व्यतिरेक व्यभिचार। ठीक है, तदभावे तत्सत्वम व्यतिरेक व्यभिचारः, कारण के अभाव होने पर कार्योत्पत्ति का होना व्यतिरेक व्यभिचार है। काव्य में तो इसको अलंकार बोल देते हैं, विभावना नामक अलंकार होता है, विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, परंतु शास्त्रांतर में अथवा लोक में इसको व्यभिचार मानते हैं कि जहाँ पर कारण के बिना, कारण के अभाव में कार्य की सत्ता कह दी जाती है या कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार के व्यतिरेक व्यभिचार की शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि देखिए तादृश अदृष्टस्य तादृश व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतम वैलक्षण्यम कारितावच्छेदकम अतो न व्यभिचारः। तो इस प्रकार का व्यभिचार की शंका कोई करे उसके प्रति उत्तर दे रहे हैं कि देखिए वस्तुतः कारितावच्छेदक जो है वह वैलक्षण्य है ना, सामान्य प्रतिभा तो कारितावच्छेदक नहीं है। ठीक है, वैलक्षण्य माने वैलक्षण्य किम रूप है, तो वही है तदव्यवहितोत्तरत्व रूप है ना, कि अदृष्ट अव्यवहितोत्तरोत्पन्नाम प्रतिभाम प्रति अदृष्टम कारणम। तो प्रतिभागत वैलक्षण्य क्या है, तो वही है अदृष्टाव्यवहितोत्तरत्व अथवा व्युत्पत्त्यभ्यासाव्यवहितोत्तरत्व रूप है। ठीक है, इसको कैसे बोलना है, वैलक्षण्य जो आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर वो वैलक्षण्य किम रूप है, तो अव्यवहितोत्तरत्व रूप है, जो हमने आपको पहले बताया था कि अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश करना है कारितावच्छेदक में। तो अव्यवहितोत्तरत्व क्या है यहाँ पर, तो अव्यवहितोत्तरत्व ये जो वैलक्षण्य है वो यही है कि अव्यवहितोत्तरत्व है, कि अर्थात तादृश अदृष्ट के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिभा के प्रति अदृष्ट कारण है। ठीक है, और तादृश व्युत्पत्ति अभ्यास के उत्तर काल में उत्पन्न होने वाली प्रतिभा के प्रति व्युत्पत्ति अभ्यास कारण है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिभा जो है वो सामान्य नहीं है, इसीलिए प्रतिभात्व जो है वो कारितावच्छेदक नहीं होगा। कारितावच्छेदक क्या होगा, तत्तत् कारणाव्यवहितोत्तरत्व। ठीक है, उन कारणों के उत्पन्न होने वाला जो धर्म है वो होगा कारिता का अवच्छेदक। ठीक है, तो इसको कैसे बोलना है, ऐसे ही बोलना है कि अदृष्टाव्यवहितोत्तर उत्पन्नाम प्रतिभाम प्रति अदृष्टम कारणम। अब देखो कार्य कारण भाव इस प्रकार से परिष्कृत होगा, कारितावच्छेदक कोटि में हम अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश करेंगे, तो कार्य कारण भाव की पुनः हमको निर्वचन करना पड़ेगा और उसका परिष्कार इस प्रकार से होगा कि अदृष्टाव्यवहितोत्तर जायमानां प्रतिभां प्रति अदृष्टम कारणम व्युत्पत्त्यभ्यासाव्यवहितोत्तर जायमानां प्रतिभां प्रति व्युत्पत्त्यभ्यासौ कारणम। इस प्रकार से हमको कार्य कारण भाव को परिष्कृत करके बोलना है। तो वही बता रहे हैं तादृश अदृष्टस्य तादृश व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतम वैलक्षण्यम। तो प्रतिभागतम वैलक्षण्यम नाम तत्तत् कारणाव्यवहितोत्तरत्वम। ठीक है, कारितावच्छेदकम, तो कारितावच्छेदक कोटि में हमने तत्तत् कारण विशेषाव्यवहितोत्तरत्व का निवेश कर दिया है, तो अब व्यभिचार होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब जो कार्य कारण भाव है ना वो विशेष कार्य कारण भाव है, सामान्य कार्य कारण भाव नहीं है।
तो इसीलिए अब ऐसा कार्य कारण भाव नहीं है कि प्रतिभां प्रति अदृष्ट व्युत्पत्त्यभ्यासाः कारणम या कारणानि, इस प्रकार का सामान्य कार्य कारण भाव नहीं है, अब विशेष कार्य कारण भाव है। तो विशेष कार्य कारण भाव होने पर इस प्रकार का विचार नहीं होगा कि यत्र अदृष्टेन प्रतिभोत्पत्ति ही जायते तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासो न स्तः अतः कारणाभावः अस्ति, अतः कारणाभावे कार्यस्य उत्पत्तिवर्णनात् अत्र व्यतिरेक व्यभिचारः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, क्योंकि वो कार्य कारण भाव स्वतंत्र है और ये जो व्युत्पत्ति अभ्यास का प्रतिभा के साथ कार्य कारण भाव है वो स्वतंत्र है। ठीक है, का विशेष कार्य कारण भाव की कल्पना हम कर लेंगे तो इस प्रकार से व्यभिचार नहीं होगा, अतो न व्यभिचारः। ठीक है, अब बताते हैं कि देखिए आपने कारण के अभाव होने पर जो व्यभिचार आ रहा था उसमें तो आपने बता दिया, लेकिन काव्य में भी, अब काव्य तो सामान्य है, उसके प्रति दो जो प्रतिभाएं हैं विलक्षण, एक तो है अदृष्टजन्य प्रतिभा और एक है व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य प्रतिभा, क्योंकि विशेष कार्य कारण भाव है ना, तो दो प्रतिभाएं हो जाएंगी। तो अब वही बता रहे हैं, उसको मान करके ही यहाँ पर दूसरी शंका कर रहे हैं, व्यभिचार शंका करते हैं। प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणतावच्छेदकम् प्रतिभागतं वैलक्षण्यं वा विलक्षणकाव्यं प्रतीतिः नात्रापि सः। काव्य के प्रति व्युत्पत्ति अभ्यास और अदृष्ट के प्रति तो प्रतिभा कार्य है, लेकिन काव्य के प्रति तो प्रतिभा कारण है, अर्थात काव्य निरूपित कारणता है प्रतिभा में। तो अब प्रतिभा को और काव्य को लेकर के बात कर रहे हैं, अब अदृष्ट और प्रतिभा को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। तो कार्य कारण भाव को थोड़ा दोबारा से विचार कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तीन पदार्थ हैं, अदृष्ट व्युत्पत्ति अभ्यास एक, प्रतिभा द्वितीय और तृतीय है काव्य। अभी तक जो कार्य कारण भाव का विचार कर रहे थे वह कर रहे थे अदृष्ट व्युत्पत्त्यभ्यास और प्रतिभा के मध्य में। अब जो कार्य कारण भाव का विचार करेंगे वह करेंगे काव्य और प्रतिभा के मध्य में। तो प्रतिभात्वं च काव्य कवितायाः कारणतावच्छेदकम्। देखिए प्रतिभात्व रूप जो धर्म है प्रतिभा में, वह काव्य कारणता का अवच्छेदक धर्म बनेगा। काव्य कारणता माने देखिए काव्य है कार्य, तन्निरूपित कारणता रहेगी प्रतिभा में, क्योंकि प्रतिभा है काव्य का कारण। तो प्रतिभा में कारणता रहेगी, उस कारणता का अवच्छेदक धर्म कोई रहेगा। ये बताया था आपको, कारणता का विचार अन्यत्र न हो, इसलिए उसको हम कारण वृत्ति किसी धर्म से अवच्छिन्न करते हैं। ठीक है, तो कारणता रहेगी प्रतिभा में, क्योंकि प्रतिभा है उसका कारण काव्य का, वह प्रतिभानिष्ठ प्रतिभात्व धर्म से अवच्छिन्न होगी। ठीक है, अथवा प्रतिभागत वैलक्षण्यमेव वा विलक्षणं काव्यं प्रति इति न व्यभिचारः। तत्रापि माने काव्य और प्रतिभा के मध्य में जो व्यभिचार की कल्पना कर रहे हैं आप, जो शंका कर रहे हैं, वो व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अब व्यभिचार की उत्पत्ति कैसे होगी उसको समझ लीजिए। काव्य तो समान है, एक ही काव्य है, और आपने सामान्य कार्य कारण भाव बता दिया। तो अब प्रतिभा अदृष्टजन्य प्रतिभा अलग है और व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य प्रतिभा अलग है। तो जहाँ पर अदृष्टजन्य प्रतिभा से काव्योत्पत्ति हुई, वहाँ पर व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य जो प्रतिभा थी वो तो नहीं रही। प्रतिभा सामान्य ही तो कारण है काव्य के प्रति, तो दोनों प्रतिभाओं को रहना चाहिए इस प्रकार से। तो
अगर प्रतिभा सामान्य ही कारण है तो, हाँ, लेकिन एक ही प्रतिभा रही है ना। कर्णपुर आदि कवियों के यहाँ पर क्या है, अदृष्टजन्य प्रतिभा रहती है, व्युत्पत्ति अभ्यास अभी नहीं हुए हैं। तो अदृष्टजन्य प्रतिभा मात्र से ही काव्य की उत्पत्ति हो गई, कार्य की उत्पत्ति हो गई। व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य जो प्रतिभा है उसका वहाँ पर अभाव था, तो वहाँ पर भी कारणाभाव है, और कारणाभाव के होने पर कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी व्यतिरेक विचार हो जाएगा। हाँ, तो उसका उत्तर यहाँ पर देंगे आचार्य, दो प्रकार से समाधान करेंगे उसका। प्रतिभात्व सामान्य जो है वह कारणता का अवच्छेदक यदि धर्म बन जाएगा तो अब दो प्रतिभाएं नहीं रहेंगी। सबसे पहली बात तो यह है ना, यथा कार्यम एकमस्ति काव्यम तथैव प्रतिभापि एका एव, कारणम यदस्ति प्रतिभा सापि एका एव। क्योंकि हमने काव्य कारणतावच्छेदक किसको बना दिया है, प्रतिभात्व को बना दिया है। अब वो प्रतिभात्व विशेष प्रतिभात्व नहीं है, माने काव्य कारणतावच्छेदक कोटि में हमने अदृष्ट जन्यत्व रूप विशेषण नहीं दिया है, अथवा व्युत्पत्त्यभ्यास जन्यत्व रूप विशेषण नहीं दिया है। ठीक है, ये समझ लीजिए। सामान्य जो है प्रतिभात्व उसको हम कारणतावच्छेदक धर्म बना रहे हैं, तो वह कारणतावच्छेदक धर्म दोनों प्रतिभाओं में रहेगा समान रूप से, अदृष्टजन्य प्रतिभा में भी रहेगा, व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य जो प्रतिभा है उसमें भी रहेगा। अतः विचार की शंका यहाँ पर नहीं होगी, कारणाभाव की उपस्थिति ही नहीं होगी, है ना। क्योंकि काव्य कारणतावच्छेदक जो धर्म है प्रतिभात्व वो वहाँ पर है, अदृष्ट जन्य जो प्रतिभा है, तो व्यविचार नहीं होगा। और दूसरा समाधान ये देते हैं, पहला समाधान तो ये हुआ कि प्रतिभा को भी एक ही मान लीजिए समान, ठीक है। और दूसरा समाधान देते हैं कि अगर विलक्षण ही मानना है तो काव्य को भी विलक्षण मानना पड़ेगा, कार्य को भी फिर ऐसा मानिए, है ना। वही बोल रहे हैं, विलक्षण काव्यम प्रति प्रतिभागत वैलक्षण्यमेव कारणतावच्छेदकम। ठीक है, कि अदृष्टजन्य प्रतिभा से उत्पन्न काव्य विलक्षण होगा। और अब काव्य को एक मत मानिए, या तो प्रतिभा को भी एक मान लीजिए। समाधान की जो विधि है उसको समझ लीजिए आप, क्या समाधान दे रहे हैं आचार्य। उनका ये कहना है कि या तो प्रतिभा को भी एक ही मान लीजिए, प्रतिभात्व रूप जो धर्म है उसी को कारणतावच्छेदक मान लीजिए, विशिष्ट प्रतिभात्व जो है उसको मत मानिए। तो विशिष्ट प्रतिभात्व का मतलब क्या है, तो पूरा बोलना पड़ेगा, अदृष्ट जन्य प्रतिभात्व, अदृष्ट जन्य विशिष्ट प्रतिभात्व, इस प्रकार से, है ना। अथवा व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य विशिष्ट प्रतिभात्व, इस प्रकार के विशिष्ट प्रतिभात्व को कारणतावच्छेदक न मान करके केवल प्रतिभात्व सामान्य को आप कारणतावच्छेदक मान लीजिए। तो उससे क्या होगा, एक ही प्रतिभा, सारी प्रतिभाएं समान हो जाएंगी। माने प्रतिभात्वेन प्रतिभा का ग्रहण कीजिए, विशिष्ट प्रतिभात्वेन प्रतिभा का ग्रहण मत कीजिए। तो जब हम प्रतिभात्वेन प्रतिभा का ग्रहण करेंगे तो सारी प्रतिभाएं समान हैं, ठीक है। तो या तो एक काव्य के प्रति प्रतिभा को भी एक ही मान लीजिए, तो भी विचार नहीं है, क्योंकि प्रतिभा कोई ना कोई प्रतिभा तो है ही वहां पर। अथवा कार्य को भी दो मान लीजिए, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर अदृष्टजन्य प्रतिभा है कारण, तो वहां पर वह विलक्षण काव्य को उत्पन्न करेगी। और अगर व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिभा है, तो वह विलक्षण काव्य को उत्पन्न करेगी। तो कार्य में भी द्वैविध्य मान लीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। प्रतिभागत वैलक्षण्यमेव वा विलक्षण काव्यम प्रति हेतु इति नात्रापि विचार। तो वहां पर भी विचार की शंका नहीं होगी, है ना। जैसे आपने अदृष्ट जन्य प्रतिभा को विशिष्ट माना था, व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य प्रतिभा को अलग विशिष्ट माना था, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रतिभा का जो कार्य है उसको अलग मान लीजिए आप। अदृष्टजन्य जो विशिष्ट प्रतिभा है उससे उत्पन्न होने वाले काव्य को अलग मान लीजिए, विलक्षण काव्य, है ना। और व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य जो प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला काव्य उसको अलग मान लीजिए, तो यहाँ पर भी विचार नहीं होगा। तो जहाँ पर अदृष्टजन्य प्रतिभा से उत्पन्न हो रहा है काव्य,
वहाँ पर अदृष्टजन्य प्रतिभा ही उसका कारण है। माने यहाँ पर भी कार्यतावच्छेदक कोटि में व्यवहित उत्तरत्व का निवेश करना है, इतना ही समाधान है यहाँ पर भी। ठीक है, तो द्वितीय समाधान इस प्रकार से हुआ कि दो, यदि प्रतिभाएं विलक्षण हैं तो काव्य भी विलक्षण मान लीजिए, कार्य भी दो मान लीजिए, उसको विलक्षण मान लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, तो विलक्षण काव्य के प्रति जो प्रतिभागत वैलक्षण्य है वो कार्यतावच्छेदक बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिभागत वैलक्षण्य में वा विलक्षण काव्यम प्रति इति नत्रापि सह नाम व्यभिचारः। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यभिचार शंका होती है काव्य को लेकर के, पहले तो प्रतिभा को कार्य बना करके व्यभिचार शंका हुई थी, अब काव्य को कार्य बना करके, प्रतिभा को कारण बना करके जो व्यभिचार दिखाया गया उस व्यभिचार का भी वारण किया गया कि या तो आप प्रतिभा को सामान्य मान लीजिए, प्रतिभात्वेन प्रतिभा को कारण मान लीजिए तो भी समस्या नहीं है, तो विलक्षण प्रतिभा की प्रतीति ही नहीं होगी, अथवा काव्य भी विलक्षण मान लीजिए, माने अदृष्टजन्य प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला काव्य विलक्षण है और व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला काव्य विलक्षण है। इस प्रकार से कार्यगत वैलक्षण्य भी मान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर व्यभिचार वारण आचार्य करते हैं। पुनः व्यभिचार शंका अत्र उपतिष्ठति। इदानीम् एतावता व्यतिरेक व्यभिचारः दर्शितः, इदानीं पूर्वपक्षी अन्वय व्यभिचारम् आशंकते। अस्तु, तत् पश्यामः। न च सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः यत्र न प्रतिभोत्पत्तिः तत्र अन्वय व्यभिचार इति वाच्यम्। अब एक विलक्षण प्रकार का शंका हो रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मनुष्य बहुत समय तक व्युत्पत्ति अभ्यास कर रहा है 80 साल का हो गया, खूब पढ़ा, खूब ज्ञान लिया, है ना, अभ्यास भी किया कविता लिखने का, खूब अभ्यास किया, तो सतोरपि व्युत्पत्ति अभ्यासयोः, सिद्ध होने पर, माने क्लृप्तयोरपि, सतोः नाम क्लृप्तयोः, सिद्ध हो जाने पर भी यत्र न प्रतिभोत्पत्तिः तत्र अन्वय व्यभिचारः इति पूर्वपक्षस्य आशयः। कि भैया जहाँ पर आपने बोला ना कि व्युत्पत्त्यभ्यासो प्रतिभां प्रति कारणम, तो अब हमें बताइए कि जहाँ पर खूब सारा व्युत्पत्ति है, खूब सारा अभ्यास है, वहाँ पर भी कभी कभी प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, तो यहाँ पर कारण तो रहा, व्युत्पत्त्यभ्यास रूप जो कारण है प्रतिभा के प्रति वो तो रहा। बताओ, व्यक्ति जन्म से ही व्युत्पत्ति अर्जन कर रहा है, जन्म से ही अभ्यास कर रहा है कविता लिखने का, लेकिन और 80 साल का हो गया, हाँ, पूरा जीवन निकाल दिया व्युत्पत्ति अभ्यास करने में, सिद्ध भी हो गए व्युत्पत्ति अभ्यास, लेकिन उनके होने पर भी कभी कभी देखा जाता है कि कविता नहीं होती है लोगों से। तो प्रतिभा का उदय क्यों नहीं हुआ? आप तो कार्य कारण भाव बता रहे हो, है ना, कि व्युत्पत्त्यभ्यासोत्तर जायमानां प्रतिभां प्रति व्युत्पत्त्यभ्यासो कारणम, ऐसा आपने कार्य कारण भाव बोला है। तो अब यहाँ बताइए, ऐसे स्थलों में आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर क्या हो गया? अन्वय व्यभिचार हो गया। अन्वय व्यभिचार क्या होता है कि जहाँ तत्सत्त्वे तदभावः, तत्सत्त्वे नाम कारणसत्त्वे कार्यस्य अभावः यत्र भवति तत्रायम् अन्वय व्यभिचारो भवति। जहाँ पर कारण तो रहे लेकिन कार्योत्पत्ति न हो, है ना, इसी व्यभिचार को काव्य में विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं, जहाँ पर अखंड कारणों का निर्वचन होने पर भी हेतु का फल का निर्वचन नहीं होता, ठीक है, कार्य का निर्वचन नहीं होता, ऐसी स्थल को काव्य में विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं, लेकिन शास्त्रांतरों में से अन्वय व्यभिचार बोलते हैं। तो व्युत्पत्त्यभ्यास रूप कारण के होने पर प्रतिभा रूप कार्य का उदय नहीं होना क्या है? अन्वय व्यभिचार है। ठीक है, आचार्य बोलते हैं कि इस प्रकार का अन्वय व्यभिचार भी नहीं कहना चाहिए। अब उसमें युक्ति क्या है? पूर्व पक्षी ने तो अपना पक्ष रखा कि जहाँ पर व्युत्पत्त्यभ्यास रूप कारण के होने पर भी प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वहाँ पर अन्वय व्यभिचार होगा, क्योंकि कारण सत्वे कार्याभावः अस्ति। तो बोलते हैं, देखिए, तत्र तयोः तादृश वैलक्षण्ये मानाभावेन
कारणतावच्छेदकानवच्छिन्नत्वात्, कि ये पहला युक्ति दे रहे हैं कि देखो व्युत्पत्ति अभ्यास तो हुआ, लेकिन व्युत्पत्ति अभ्यास सामान्य कारण नहीं है, सामान्य व्युत्पत्ति सामान्य अभ्यास कारण नहीं है। विलक्षण व्युत्पत्ति विलक्षण अभ्यास होना चाहिए, तब जा करके प्रतिभा का उदय होता है। तो हो सकता है जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन व्युत्पत्ति अभ्यास किया, उसने अपेक्षित जो व्युत्पत्ति अभ्यास हैं, माने विलक्षण जो व्युत्पत्ति अभ्यास हैं, वैसा नहीं किया होगा, इसीलिए उसको प्रतिभा का उदय नहीं हुआ है। ठीक है, विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास का अभाव है, माने व्युत्पत्ति अभ्यास के होने पर भी विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास का अभाव है। तो हमने तो कारण विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास को माना है ना, तो हमारा जो कारणतावच्छेदक धर्म है वो व्युत्पत्तित्व या अभ्यासत्व नहीं है। हमारा कारणतावच्छेदक धर्म है विलक्षण व्युत्पत्ति और विलक्षण अभ्यास। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप कारण बता रहे हो ना कि व्युत्पत्ति भी है अभ्यास भी है, वो कारण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कारणतावच्छेदकावच्छिन्न नहीं है। कारणतावच्छेदकावच्छिन्न क्यों नहीं है? कारणतावच्छेदकावच्छिन्न का अर्थ है हमने जिस धर्म को कारण का मुख्य धर्म माना था, माने जिस रूप में हमने कारण को माना था, वह रूप में वह कारण वहाँ पर उपस्थित नहीं है पदार्थ, इसलिए वो कारण नहीं है। तो किस रूप में माना था? तो हमने विलक्षण व्युत्पत्ति को और विलक्षण अभ्यास को कारण माना था। ठीक है, यानी वैलक्षण्य जो है वो हमारी कारणता का अवच्छेदक धर्म है, सामान्य व्युत्पत्ति तो सामान्य अभ्यास तो नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि कारणतावच्छेदकानवच्छिन्नत्वात्, यहाँ पर जो व्युत्पत्ति अभ्यास हैं वो वैलक्षण्य रूप माने विलक्षण व्युत्पत्तित्व विलक्षण अभ्यासत्व रूप जो कारणतावच्छेदक धर्म हैं उनसे अनवच्छिन्न है, अवच्छिन्न नहीं है। अनवच्छिन्न माने उनसे युक्त नहीं है। ठीक है, उनका अभाव है। देखिए सभी में प्राणित्व धर्म है, मान लीजिए, या मनुष्यत्व धर्म है, आप में भी सभी में मनुष्यत्व धर्म है, लेकिन आप किसी को विलक्षण मनुष्य के रूप में इष्ट हैं, है ना। कहीं पर कोई व्यक्ति किसी को बुला रहा है, वो कह रहा है कि विलक्षणं मनुष्य मानाय। ठीक है, अब वो वैलक्षण्य किम रूप है वो उसको निर्वचन करेगा, वो विवक्षित है, लेकिन उसने बोला विलक्षण मनुष्य को लाओ। तो अब यहाँ पर मनुष्यता तो सब में रहेगी, मनुष्य तो कोई भी है, लेकिन वहाँ पर जो मनुष्यत्व है वो तद्धर्मेण रूपेण एक इष्ट नहीं है व्यक्ति। विलक्षण जो मनुष्य है ना, तो मनुष्यता के साथ साथ वैलक्षण्य भी देखना होगा वहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर केवल व्युत्पत्ति और केवल अभ्यास आचार्य जगन्नाथ को प्रतिभा के कारण के रूप में इष्ट नहीं है। ठीक है, तो कारण किस रूप में मानते हैं व्युत्पत्ति अभ्यास को? तो विलक्षण प्रतिभा विलक्षण व्युत्पत्तित्वेन व्युत्पत्ति कारणम विलक्षण अभ्यासत्वेन अभ्यासः कारणम। तो अब आपको दो धर्म देखने हैं, एक तो व्युत्पत्तित्व देखना है और एक वैलक्षण्य देखना है। ठीक है, व्युत्पत्ति अभ्यास में तो वही बोल रहे हैं कि कोई किसी भी प्रमाण से वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैलक्षण्य का अभाव होता है। तो व्युत्पत्तित्व और अभ्यासत्व रूप सामान्य धर्म के रहने पर भी विलक्षण व्युत्पत्तित्व और विलक्षण अभ्यासत्व जिसको हमने कारणता का अवच्छेदक माना था, ऐसे धर्म यहाँ पर व्युत्पत्ति और अभ्यास में नहीं है। इसलिए ये जो व्युत्पत्ति अभ्यास हैं वो कैसे हैं? कारणतावच्छेदकानवच्छिन्न हैं, कारणतावच्छेदकावच्छिन्न नहीं है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको। कारणतावच्छेदक माने यहाँ पर जो धर्म है वो है विलक्षण व्युत्पत्तित्व विलक्षण अभ्यासत्व। ठीक है, तो प्रस्तुत स्थल में जो अभी पूर्व पक्षी विचार दिखा रहे हैं वहाँ पर जो व्युत्पत्ति अभ्यास हैं वो सामान्य व्युत्पत्ति अभ्यास हैं। ठीक है, विलक्षण नहीं है। तो उनमें क्या नहीं रहेगा? विलक्षण व्युत्पत्तित्व और विलक्षण अभ्यासत्व नहीं रहेगा, यानी कारणतावच्छेदक धर्म उनमें नहीं रहेगा। तो वो कैसे कारण हो जाएंगे? कारणतानवच्छिन्न कारण हो जाएंगे, कारणतावच्छेदकावच्छिन्न नहीं होंगे, कारणतावच्छेदकानवच्छिन्न हो जाएंगे। माने कारणतावच्छेदक जो धर्म था व्युत्पत्ति विलक्षण व्युत्पत्तित्व, उससे अयुक्त हो जाएंगे।
उससे अनवच्छिन्न हो जाएंगे। ठीक है, यही इसका तात्पर्य है। तो कहते हैं कि देखिए, अन्वय व्यभिचार ऐसे स्थल में आपको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी व्युत्पत्ति अभ्यास जो है वो सामान्य तत्त धर्म से युक्त तो है, लेकिन कारणतावच्छेदक धर्म हमारा विलक्षण व्युत्पत्तित्व है, उस धर्म से युक्त नहीं है। इसीलिए वहां पर हम कारण की सत्ता ही नहीं मानते। ठीक है, आप जो कह रहे हो कि वहां पर व्युत्पत्ति अभ्यास तो हुए हैं, हम वहां पर व्युत्पत्ति अभ्यास के होने पर भी विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास के नहीं होने से कारण का सद्भाव ही नहीं मानते, तो कारणाभावे कार्य सत्व रूप जो अन्वय व्यभिचार है वो भी नहीं होगा। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब दूसरी भी युक्ति देते हैं इसमें, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आपको सुन करके लगेगा थोड़ा कि ये तो आचार्य अपना बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब व्युत्पत्ति अभ्यास में वैलक्षण्य किम रूप हो सकता है। ठीक है, जब वो तो अनिर्वचनीय है वैलक्षण्य, ऐसे तो कहीं पर व्यभिचार ही नहीं होगा। सभी जगह आप वक्ता बोलता रहेगा कि हमको विलक्षण ये कारण, इस विलक्षण पदार्थ इष्टता का कारण के रूप में, और वो पदार्थ भले ही ये पदार्थ यहाँ पर है लेकिन विलक्षण नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर कारण सत्ता ही नहीं मानते, तो व्यभिचार भी नहीं है। तो इसलिए इस युक्ति में कुछ अरुचि प्रकट करते हैं आचार्य जगन्नाथ, क्योंकि वैलक्षण्य जो होता है वो होगा वो यहाँ पर अनिर्वचनीय है। माने व्युत्पत्ति में आप किम प्रकार वैलक्षण्य बता सकते हो कि व्युत्पत्ति कैसी हो जब उसे आप विलक्षण मानोगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो युक्ति दी आचार्य ने, ये थोड़ी इसमें अरुचि होती है आचार्य की, तो इसलिए युक्त्यंतर भी देते हैं, दूसरी युक्ति देते हैं। देखिए, अथवा पाप विशेषस्य तत्र प्रतिबंधकत्व कल्पनात् वा न दोषः, ये युक्ति बढ़िया देते हैं। वो बोलते हैं देखिए, आपने क्या बोला कि व्युत्पत्ति अभ्यास तो हैं, हाँ, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, प्रतिभा रूप जो कार्य है वो नहीं हो रहा है, तो अन्वय व्यभिचार है। बोले हाँ ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम इन्हीं व्युत्पत्ति अभ्यास को कारण मानते हैं। ठीक है, अब हम विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास की बात यहाँ से नहीं करते हैं, इन्हीं व्युत्पत्ति अभ्यास को कारण मानिए आप। लेकिन एक नियम होता है, किसी भी कार्य के प्रति तत्कार्य प्रतिबंधक जो होता है उसका अभाव सामान्य कारण होता है सभी में, सभी प्रकार के संसार में जितने भी कार्य हैं, है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव इत्यादि कार्य का है, उसमें आता है प्रतिबंध का भाव जो होता है वो भी कार्य सामान्य के प्रति कारण होता है। मान लीजिए दंड चक्र जीवर आदि सकल कारण समवाय जो है वो उपस्थित है, लेकिन बारिश हो रही है बहुत तेजी से, है ना, तो सकल कारण समवाय के उपस्थित होने पर भी घट रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका जो प्रतिबंधक है वर्षण वो वहाँ पर उपस्थित है, उसका भाव नहीं है। तो प्रतिबंध का भाव विशिष्ट जो, इसलिए कार्य कारण भाव कैसा होता है, प्रतिबंध का भाव विशिष्ट, ऐसा जोड़ना चाहिए सभी कारणों के साथ कि प्रतिबंध का भाव विशिष्ट जो दंड चक्र चीवर आदि समवाय है, वह समुदाय है, वह घट को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए, व्युत्पत्ति अभ्यास रूप जो प्रतिभा के कारण हैं वो तो हैं, लेकिन वहां पर वो जो व्यक्ति है जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि ये 80 साल का हो गया और इतने समय से व्युत्पत्ति अभ्यास कर रहा है, उस व्यक्ति का कोई विशेष पाप है जो प्रतिबंधक के रूप में उपस्थित हो रहा है और वह प्रतिभा का उदय नहीं होने दे रहा, कारण के होने पर भी प्रतिभा का उदय नहीं होने दे रहा है। तो यदि प्रतिबंधक उपस्थित रहेगा, पाप विशेष जो है वो प्रतिबंधक उपस्थित रहेगा, तब तक आप व्यभिचार बता ही नहीं सकते, क्योंकि यह जो कारण है व्युत्पत्ति अभ्यास वो प्रतिबंधक का भाव विशिष्ट नहीं है, या तो प्रतिबंधक ही उपस्थित हो रहा है। कारण कब मानना चाहिए, जब वह कारण सामग्री प्रतिबंधक के अभाव से विशिष्ट हो, है ना, माने सद्यः उत्पत्स्यमान कार्य जो है उस कार्य का जो प्रतिबंधक है वो उपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर वो उपस्थित होगा तो सकल कारण सामग्री के होने पर भी कार्य उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए न्यायशास्त्र में भी प्रतिबंधका भाव को कार्य सामान्य के प्रति कारण मान लिया। ठीक है,
तो हम तो ये कहेंगे कि व्युत्पत्ति अभ्यास के होने पर भी यहाँ पर प्रतिभा की कारण सामग्री नहीं है। तो भैया ऐसा कैसे बोल सकते हो आप कि कारण सामग्री नहीं है? तो कारण सामग्री इसलिए नहीं है क्योंकि केवल व्युत्पत्ति अभ्यास कारण नहीं है, प्रतिबंधक के अभाव से विशिष्ट जो व्युत्पत्ति अभ्यास है वो कारण है प्रतिभा के प्रति। अगर प्रतिबंधक बैठा ही रहेगा तो प्रतिभा की उदय नहीं होगा। अब आप कहेंगे पूर्व पक्षी कि अगर ऐसा है तो आपने कार्य कारण भाव बोलते समय ये क्यों नहीं बोला कि प्रतिबंधका भाव विशिष्टौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ कारणम प्रतिबंधका भाव विशिष्टम अदृष्टम प्रतिभा कारणम। तो यहाँ पर ये बोलना चाहिए, समाधान देना चाहिए कि प्रतिबंधका भाव जो कारण सामान्य है उसको कार्य कारण भाव बोलते समय नहीं बोला जाता प्रायः शास्त्रों में, क्योंकि वह कार्य सामान्य के प्रति कारण है। तो वह एक तरह से बोलते हैं ना, अंडरस्टूड है, उसको समझ लिया जाता है। अगर घटम प्रति दंड चक्र चीवरादि समुदाय कारणम ऐसा बोल रहे हैं तो इसमें पाठक को स्वयं समझना है, प्रमाता को स्वयं समझना है कि प्रतिबंधका भाव विशिष्टः दंड चक्र चीवरादि समुदाय घटम प्रति कारणम बोला नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य कारण है सभी कार्यों के प्रति, संसार में जितने भी कार्य होते हैं, इसलिए नहीं बोला हमने। लेकिन आप उसका ध्यान रखिए कि अगर उस व्यक्ति का कोई पाप होगा जो उसने किया होगा वह प्रतिबंधक के रूप में उपस्थित होता रहेगा और हमेशा प्रतिबंध करेगा प्रतिभा का उदय होने में, ठीक है। तो अब हमको विलक्षण व्युत्पत्ति विलक्षण अभ्यास मानने की आवश्यकता नहीं है, वही व्युत्पत्ति अभ्यास सामान्य मान लीजिए, लेकिन वहाँ पर चूंकि वह व्युत्पत्ति अभ्यास जो है वो प्रतिबंधका भाव विशिष्ट नहीं है, इसीलिए कारण सामग्री वहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसीलिए कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो सकल कारण सामग्री को उपस्थित न होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होना कोई व्यभिचार नहीं है, ऐसा तो देखा ही जाता है, यही तो व्याप्ति है। तो पाप विशेषस्य च तत्र प्रतिबंधकत्व कल्पनात्, अगर हम वहाँ पर पाप विशेष को प्रतिबंधक के रूप में कल्पना कर लेते हैं तब भी वहाँ पर कोई दोष अन्वय विचार नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर पाप विशेष बैठा रहेगा तो कारण सामग्री की सत्ता ही नहीं हो पाएगी कि अब आपको केवल दो कारण दिख रहे हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास, लेकिन प्रतिबंधका भाव रूप जो सामान्य कारण है वो तो नहीं है ना, वहाँ पर प्रतिबंधक ही उपस्थित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अन्वय विचार नहीं होगा। अब ये भी तो भी बोल रहे थे ना कि आप अगर अदृष्टांतर को प्रतिबंधक मानोगे तो कारणता में गौरव होगा, है ना, इस प्रकार से। तो आप पूर्व पक्षी भी तो कहेगा ना कि आप भी तो गौरव कर रहे हैं, अगर आप कारणता में प्रतिबंधक की कल्पना कर रहे हैं तो ये भी तो गौरव है। तो उस ऐसा कोई पूर्व पक्षी बोलेगा, उसके प्रति उत्तर दे रहे हैं प्रतिबंधका भावस्य च कारणता समुदित शक्त्यादि त्रय हेतुतावादिनः शक्तिमात्र हेतुतावादिनश्च अविशिष्टा। देखिए भैया, आप जो बोल रहे थे ना कि अदृष्ट दुरदृष्ट को कल्पना कर लीजिए प्रतिबंधक के रूप में, तो ऐसा कोई प्रतिबंधक की कल्पना करना तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जो कार्य है उस कार्य का जो प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक की कल्पना तो सभी जगह कार्य कारण भाव में की ही जाती है, तो ऐसा कोई गौरव नहीं है। माने हम जो आपको कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं ये कोई नई बात या नहीं है, या कोई गौरव नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो कार्य कारण भाव सामान्य का नियम है कि जहाँ पर भी आप कार्य कारण भाव बनाएंगे वहाँ पर प्रतिबंधका भाव जो है वो तो रहेगा ही कारण कोटि में, है ना। तो यहाँ पर जो प्रतिबंधक की कल्पना है वह तो अन्यत्र भी की जाती है, तो अन्यत्र की जाती है, इसको लेकर के बोल रहे हैं कि आचार्य मम्मट का पक्ष लेते हैं कि जो समुदित कारणतावादी है ना, जो समुदाय में कारणता मानते हैं आचार्य मम्मट, तो शक्ति निपुणता और अभ्यास जो समुदाय है तीनों का उसमें कारणता मानते हैं, वहाँ पर भी उनको प्रतिबंधक की कल्पना तो करनी ही पड़ती है। भाई पूर्व पक्षी यहाँ पर कौन है? जो समुदित कारणतावादी है, वही तो बोल रहे हैं बार बार के अदृष्ट को भी मान लीजिए, है ना,
या व्युत्पत्ति अभ्यास को पृथक मत मानिए, इस प्रकार से। तो वे बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पर भी माने समुदित कारणतावादी जो हैं, जो समुदाय में कारणता मानते हैं तीनों के, उनके यहाँ पर भी प्रतिबंध का अभाव की कल्पना तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कारण सामान्य की बात है, ये तो कारण सामान्य है। वही बोल रहे हैं प्रतिबंध का अभाव से च कारणता समुदित शक्त्यादि त्रय, है ना, शक्त्यादि समुदितम यत् शक्त्यादि त्रयम हेतु तस्य भावः समुदित शक्त्यादि त्रय हेतुता। अर्थात समुदित जो सत्यादि त्रय निष्ठ जो हेतुता है, तद हेतुतावादी जो है, ठीक है, सा हेतुतावादः, है ना, अस्ति अस्येति समुदित शक्त्यादि त्रय हेतुतावादी, ठीक है। वाद शब्द से मत्वर्थी इन्हीं प्रत्यय कर लेंगे तो वादी बनेगा। वादो नाम सिद्धांतः पक्षः तस्य समुदित शक्त्यादि त्रय हेतुतावादिनः मम्मटादेः आचार्यस्य और शक्तिमात्र हेतुतावादिनश्च हमारी, हम तो शक्तिमात्र को माने प्रतिभा मात्र को ही कारण मान रहे हैं, है ना, काव्य के प्रति। तो जो काव्य के प्रति समुदाय में कारणता मानते हैं अथवा जो काव्य के प्रति शक्तिमात्र को कारण मानते हैं, उन दोनों के यहाँ पर प्रतिबंध का भाव की कारणता तो माननी ही पड़ेगी। तो इसमें कोई गौरव नहीं है, इतना गौरव तो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिबंध का भाव जो है वह तो कारण सामान्य है। जो भी कार्य होगा सबके प्रति तो कारण रहेगा। तो आपके यहाँ भी ये तो कारण है ना, जो सत्यादि समुदाय त्रय हेतुतावादी हैं, अथवा हमारे यहाँ पर जो हम हैं शक्ति मात्र को काव्य के प्रति कारण मानने वाले, हमारे यहाँ पर भी है ये तो इस प्रकार के प्रतिबंधक की कल्पना करने में गौरव नहीं है, क्योंकि यह तो कार्य सामान्य के प्रति कारण होता है जो प्रतिबंधक का अभाव है। अतः तस्य कारणता अविशिष्टा अस्ति, अविशिष्टा नाम सामान्या अस्ति, तत्रापि अस्ति परपक्षे अस्माकम् अपि पक्षे अस्ति, उत सर्वेषां पक्षे अस्ति एवं भी वक्तुं शक्यते। यावत् कार्यकारणभावः उच्यते तत्रायं प्रतिबन्धकाभावः कारणकोटौ प्रविशत्येव, है ना। तो उसका जो बताया ना कि प्रतिबंधक कोई उपस्थित हो जाता है, उसके लिए बता रहे हैं कि देखो आप तो ऐसा बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास जन्म से कर रहा है और फिर भी उसकी प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो रही, इसलिए वो काव्य नहीं कर पा रहा। हम तो आपको ऐसा उदाहरण देते हैं कि जहां पर जिसने पहले खूब महाकाव्य लिख दिए, अच्छा कवि है, सिद्ध कवि है, लेकिन कभी कभी कोई प्रतिबंधक उपस्थित हो जाता है तो उसका भी वाक् स्तंभ हो जाता है। तो प्रतिबंधक जो हैं उनका तो लोक में प्रतीति भी होती है, तो उसका अपनी जो बात इन्होंने कही है कि पाप विशेषस्य च दर्शनात् पाप विशेषस्य च प्रतिबंधकत्वेन कल्पना तत्र दोषः नास्ति, इसमें अब अपनी इसको दृढ़ करने के लिए एक युक्ति दे रहे हैं कि ऐसा लोक में देखा भी जाता है कि कभी कभी प्रतिबंधक के उपस्थित हो जाने से काव्य नहीं होता है। और आप जो कह रहे हैं वो तो फिर भी ठीक है कि जिसने कभी कविता नहीं लिखी, हम तो बता रहे हैं कि जो अच्छे महाकवि हैं, विहितानेक प्रबंधस्य, ऐसा करके बोल रहे हैं। देखो, प्रतिवादिना मंत्रादिभिः कृते कतिपय दिवस व्यापिनी वाक्स्तंभे, कोई मान लीजिए प्रतिवादी है, वो तांत्रिक है ना, तो उस तांत्रिक ने क्या कर दिया, कोई अच्छे महाकवि थे, उनसे द्वेष करके उन पर मंत्रादियों के द्वारा वाक्स्तंभ कर दिया, उनकी वाणी को निरुद्ध कर दिया। मंत्र से सामर्थ्य होता है तांत्रिकों में, तंत्र का प्रभाव होता है, तो वाक्स्तंभ कर दिया किसी महाकवि का। वो महाकवि भी कैसा है, विहितानेक प्रबंधस्यापि, विहिताः अनेक प्रबंधाः येन, लिखिताः अनेक प्रबंधाः, अनेक महाकाव्यानि येन तादृशस्य महाकवेः। ऐसे व्यक्ति की भी कविता का काव्य का अभाव देखा जाता है, प्रतिभा का अभाव देखा जाता है, जहां से पहले अनेक प्रबंध लिखे जा चुके हैं। अगर वाक्य स्तंभ हो जाए तो प्रतिबंधक को मानने में लोग भी प्रमाण है ना। इस प्रकार का प्रतिबंधक मानने में, पाप विशेष को प्रतिबंधक मानने में लोग भी प्रमाण है।
वही बता रहे हैं कि प्रतिवादिना मंत्रादिभिः कृते कतिपय दिवस व्यापिनी, मतलब वो कुछ दिन के लिए होता है, कोई किसी को मूक तो नहीं बना सकता जीवन भर के लिए, तंत्र वगैरह में भी। तो कतिपय दिवस व्यापिनी, कुछ दिवस रहने वाला जो वाक स्तंभ है, उस वाक स्तंभ के कर देने पर सती जो विहितानेक प्रबंध कवि है, जिसने पहले अनेक महाकाव्य लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, तस्यापि काव्यानुदयस्य दर्शनात्, उस कवि का भी काव्यानुदय देखा जाता है। उस वो भी एक श्लोक नहीं लिख पाता, अनुष्टुप का भी। हाँ, एक जिसने पहले असंख्य श्लोक प्रणयन किया है, ऐसे कवि के द्वारा एक अनुष्टुप भी नहीं लिखा जाता जब वाक स्तंभ कर देता है कोई तांत्रिक उसके ऊपर। तो इस प्रकार के प्रतिबंधक मानने में लोक भी प्रमाण हैं। तो वहाँ पर आप जहाँ पे अन्वय विचार दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने यह महीयसः कालात् व्युत्पत्त्यभ्यासौ साधयति तथापि तस्य प्रतिभायाः अनुदयात् काव्यं नोत्पद्यते, तादृशस्थले तस्य सिद्धव्युत्पत्त्यभ्यासस्य पुरुषस्य पापविशेषं तत्र प्रतिबन्धकत्वेन कल्पयन्तु, यद्वशात् सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभायाः उदयो न जायते, तेन च काव्यस्य उत्पत्तिर्न भवति। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य जगन्नाथ ने यहाँ पर काव्य कारणता विषये महान् प्रपञ्चः दर्शितः अस्ति। तत्र एतेषां विशिष्य काव्य कारणता वादः यः अस्ति, तत्र अयं विशेषः अस्ति यत् असौ आचार्यः काव्यस्य कारणत्वेन केवलां प्रतिभामेव मनुते, अर्थात् शक्तिमेव मनुते, अन्यत् कारणं न मनुते। हाँ, तत्कारणतया प्रतिभाकारणतया अदृष्टं पुनः व्युत्पत्त्यभ्यासौ च मनुते, अयम् अत्र विशेषः अस्ति आचार्यस्य। तत्रापि किं बीजमस्ति, क्यों नहीं मानते हैं आचार्य काव्य के प्रति साक्षात कारण व्युत्पत्ति अभ्यास को, तो वहाँ पर उन्होंने युक्तियाँ दी और प्रतिभा की कारणता में भी समुदाय कारणता क्यों नहीं है, समुदित कारणता क्यों नहीं है, तीनों की अदृष्ट व्युत्पत्ति अभ्यास की उसमें भी युक्तियाँ दी। इस प्रकार से पंडितराज जगन्नाथ के द्वारा निरूपित काव्य कारणता विमर्श यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद काव्य विशेष जो हैं इनके उत्तम आदि, उन काव्य विशेषों के बारे में हम आगे के पाठ में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।